हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का मशीन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या होती है मशीन। सबसे पहले मशीन की परिभाषा ही देख लेते हैं। इससे पहले मशीन का नाम तो हम लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन उसकी परिभाषा पर गौर नहीं किए होंगे। मशीन की परिभाषा देखते हैं कि मशीन होती क्या है। मशीन एक ऐसी युक्ति यानी डिवाइस होती है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर वांछित यांत्रिक कार्य को सरलता से करती है। यानी एक ऐसी मशीन क्या होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर यांत्रिक कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल है साइकिल क्या काम करती है, इसको हम अपने पैर से पैडल को दबाते हैं, फिर वो और ढेर सारे सहायक अवयव के साथ आगे बढ़ता है और किसी व्यक्ति या बोझ को ढोने में सहायक होता है। या बिजली के पंखे हो गए, बिजली के पंखों को हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं और उस विद्युत ऊर्जा को वो क्या करता है कि उससे हवा को हमारे ऊपर फेंकता है, जिससे हमको ठंडक महसूस होती है। या मनुष्य हो गया, मनुष्य भी एक प्रकार का मशीन है। जैसे ये खाना खाता है, यानी कि खाने की जो ऊर्जा होती है वो उसके अंदर आती है, उस ऊर्जा के सहारे वो कोई काम करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पेट्रोल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन भी एक प्रकार की मशीन है जो पेट्रोल की उसमें ऊर्जा को, जो पेट्रोल की ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक कार्य में बदल देता है और गाड़ी आगे बढ़ती है और सारे इक्विपमेंट इसकी सहायता से चलाए जाते हैं। भाप इंजन हो गया, भाप इंजन भी क्या करता है, भाप की ऊर्जा को यानी ये भी उसमें ऊर्जा को क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है, जिसकी सहायता से गाड़ियाँ वगैरह चलती थी। आगे देखें, अब क्या इसमें आ रहा है कि भार या बोझ उठाने की मशीन ये भी है जो स्पेशली किसके लिए यूज होती है, भार या बोझ उठाने यानी लोड उठाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो मशीन। तो ये किस लिए यूज होती है, देखें, भार या बोझ उठाने वाली मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कम बल लगाकर अपेक्षाकृत अधिक भार उठाया जाता है। यानी कि भार या बोझ उठाने वाली मशीन क्या है कि इसकी सहायता से हम कम बल लगाकर उससे अधिक भार उठा सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें पुली का, पुली के सहारे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास पुली है, इसको फिक्स कर दें, एक स्थान पर लटका दें ऐसे। अब यहाँ से रस्सी के सहारे एक भार को हम लटका दें W, इधर से हम खींच रहे हैं, तो इस पुली लगाने से क्या होता है कि हम इस फोर्स जो लग रहा है, जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, जैसे भार उठ रहा है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। और किस लिए लगाई जाती है कि इसके सहारे जो हम अपने हाथों से डायरेक्ट इस भार को नहीं उठा सकते, उसी भार को हम पुली के सहारे इसको आसानी से उठा सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी ये पुली क्या हो गई, एक प्रकार की मशीन हो गई जो हम क्या काम किस लिए यूज कर रहे हैं कि उस पर हम कम प्रयास लगा देते हैं और उससे हम अधिक भार उठा सकते हैं। अब इसमें आई बात भार की और प्रयास की। देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। भार या बोझ इसी को बोलते हैं, लोड। मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को ही बोझ कहते हैं, इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं। यानी मशीन जो भार उठाती है उसी को क्या नाम देते हैं, बोझ या लोड। आयास या प्रयास, इफर्ट। किसी भार या बोझ को उठाने के लिए संबंधित मशीन पर लगाए गए बल को ही आयास या प्रयास कहते हैं, इसे कैपिटल P से दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब कि मान लीजिए हमको कैपिटल W भार को उठाना है, तो इस भार को उठाने के लिए हम जो बल लगा रहे हैं, जो प्रयास हम लगा रहे हैं, जो बल हम इस मशीन पर लगा रहे होंगे इस W भार को उठाने के लिए, उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, प्रयास या एफर्ट। यानी कि कैपिटल W भार उठाने के लिए जो बल हम लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रयास या आयास। अगला हेडिंग है यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, जो भार हम उठा रहे हैं
और उसके बदले में उस मशीन पर जो प्रयास हम लगा रहे हैं, इन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? मैकेनिकल एडवांटेज। अर्थात W और P का रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। इसी को हम यांत्रिक लाभ भी बोलते हैं। इसको हम MA से दर्शाते हैं। अगला हेडिंग है वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। भार उठाने वाली मशीन में प्रयास P द्वारा चली दूरी तथा इससे संबंधित भार W द्वारा चली दूरी के अनुपात को ही वेगानुपात या VR कहते हैं। वेगानुपात क्या होता है? प्रयास P यानी कि भार W को अगर जो हमें उठाना है तो उसके बदले में हम प्रयास P जो लगा रहे हैं वो भी कुछ दूरी चलता है और W भार कुछ दूरी ऊपर उठता है। तो यानी कि वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा कि W भार उठाने के लिए जो प्रयास P चल रहा होगा जितनी दूरी, उसको हम ऊपर रख दें और भार द्वारा चली गई दूरी बट्टे के नीचे रख दें। अर्थात प्रयास P द्वारा चली गई दूरी और बटे भार W द्वारा चली गई दूरी, इन्हीं दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? वेलोसिटी रेशियो। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अभी हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज भी देख चुके हैं और वेलोसिटी रेशियो भी देख चुके हैं, अर्थात वेगानुपात भी। तो इन्हीं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात ही क्या कहलाता है? यांत्रिक दक्षता या मैकेनिकल एफिशिएंसी, जिसको हम नीटा से दर्शाते हैं। नीटा से दर्शाते हैं। ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ और वेगानुपात का अनुपात होता है। निवेश ऊर्जा या दत्त ऊर्जा, इनपुट एनर्जी। नाम से स्पष्ट है कि हम किसी भार को उठाने के लिए जितनी एनर्जी उस मशीन को देते हैं या जितना कार्य हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? निवेश ऊर्जा या निवेश कार्य। कार्य का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो मान लीजिए W भार को उठाने के लिए हम P बल लगा रहे हैं, जिसको हम प्रयास बोलते हैं। अब ये P बल कितनी दूरी चल रहा है? मान लीजिए Y दूरी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इनपुट एनर्जी का या इनपुट वर्क का? बल गुणे विस्थापन यानी P इंटू वाई, जहाँ Y क्या है? प्रयास P का विस्थापन है। इसी प्रकार आउटपुट एनर्जी की बात करें यानी निर्गम या उपलब्ध ऊर्जा। निर्गम या उपलब्ध ऊर्जा क्या होगा? आउटपुट एनर्जी यानी मशीन हमको कितना कार्य दे रही है, यानी मशीन कितना हमको ऊर्जा दे रही है। तो ये क्या होगा? मशीन कितना भार उठा रही है? कैपिटल W। तो कैपिटल W गुणे कैपिटल W द्वारा चली गई दूरी। मान लीजिए कैपिटल W द्वारा चली गई दूरी स्मॉल x है, तो आउटपुट एनर्जी कितनी हो जाएगी? कैपिटल W इंटू स्मॉल x। किसी मशीन में दत्त ऊर्जा का प्रयोग करके मशीन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उपलब्ध ऊर्जा कहते हैं। दत्त ऊर्जा मतलब इनपुट एनर्जी का प्रयोग करके मशीन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उपलब्ध ऊर्जा या निर्गम ऊर्जा अर्थात आउटपुट एनर्जी कहते हैं। यांत्रिक दक्षता, इसको आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी के रूप में देखना चाहें तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, मैकेनिकल इफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे में होता है वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भार बटे प्रयास, कितना भार उठ रहा है उसके बदले में कितना प्रयास हमको लगाना पड़ रहा है। वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला पढ़े हैं? प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो W बटे P और प्रयास द्वारा चली गई दूरी मान लीजिए y है और भार W द्वारा चली गई दूरी मान लीजिए x, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी रेशियो को y/x लिख सकते हैं। ये उल्टा करके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? W/P इंटू में x इंटू वाई, x/y। तो W इंटू x को एक साथ लिख दें, P इंटू वाई को एक साथ। तो अभी ऊपर देखें W इंटू x क्या था? आउटपुट एनर्जी और P इंटू वाई क्या था? इनपुट एनर्जी। अर्थात इसको हम मैकेनिकल एफिशिएंसी किस प्रकार भी ले सकते हैं? नीटा बराबर आउटपुट एनर्जी अपान में इनपुट एनर्जी। अर्थात हम एफिशिएंसी का फार्मूला इस टाइप से भी लिख सकते हैं
कि किसी मशीन की आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को उसकी दक्षता कहते हैं। और दूसरा क्या है परिभाषा कि मैकेनिकल एडवांटेज तथा वेलोसिटी रेशियो का अनुपात क्या कहलाता है, यांत्रिक दक्षता कहलाता है। आइडियल मशीन, आदर्श मशीन। आदर्श मशीन क्या है, एक ऐसी मशीन जिसमें घर्षण कुछ भी कार्य ना कर रहा हो, अर्थात जिसमें घर्षण बल ना हो, जिसमें कोई भी घर्षण कार्य ना करे, उस मशीन को क्या कहेंगे हम, आइडियल मशीन। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप से हर एक मशीन में कुछ ना कुछ घर्षण जरूर होता है, लेकिन हम आदर्श कंडीशन की बात करें तो आदर्श में हम ये मानते हैं कि उस पर कोई भी घर्षण कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि जो ऊर्जा हम दे रहे हैं उसका कुछ भी भाग व्यर्थ नहीं जा रहा है। अर्थात इस मशीन की दक्षता कितनी होगी, 100% होगी। आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, 100%, या इसी को एक भी बोलते हैं। परसेंट में बोलेंगे तो 100%, या परसेंट में अगर जो नहीं बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि आदर्श मशीन की दक्षता 1 होती है। अभी हम लोग ऊपर फार्मूला देखे हैं इफिशिएंसी का। इफिशिएंसी बराबर देखे हैं आउटपुट एनर्जी बटे में इनपुट एनर्जी। अब यदि इस नीटा यानी इफिशिएंसी का मान 1 रख दिया जाए यानी आइडियल मशीन के लिए, तो तिरछा इसको हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट एनर्जी इक्वल टू इनपुट एनर्जी। अर्थात आउटपुट एनर्जी इक्वल टू इनपुट एनर्जी किस में होगा, आइडियल मशीन में। आइडियल मशीन में जितनी एनर्जी हम देंगे उतना ही एनर्जी हमको मिलेगा भी। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं हो रही है घर्षण वजह से। जो हानियाँ होती हैं वो हानियाँ इसमें नगण्य माना जा रहा है, इसलिए जितना आउटपुट एनर्जी उतना ही इनपुट एनर्जी होता है। वास्तविक मशीन जस्ट इसी का उल्टा। इसमें क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ घर्षण मशीन के अंगों में जरूर लगता है, जो कि वास्तव में होता ही है। वास्तविक मशीन के अंगों में घर्षण के कारण इनपुट एनर्जी का कुछ भाग व्यर्थ ही खर्च हो जाता है तथा कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि वास्तविक केस क्या होता है, यानी प्रायोगिक रूप से कुछ ना कुछ घर्षण अवश्य कार्य करता है, और इस घर्षण के कारण जो हानियाँ होती हैं वो हानि किस में, जैसे इनपुट एनर्जी हम दिए तो उसी एनर्जी का कुछ भाग किस में चला जाता है, घर्षण के कारण जो हानियाँ हो रही हैं उसमें चला जाता है। या घर्षण होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, उस ऊष्मा से जो हानियाँ होती हैं उसमें चला जाता है। तो आउटपुट एनर्जी जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनपुट एनर्जी का कुछ भाग घर्षण के कारण व्यर्थ हो गया है। अर्थात इसमें जो आउटपुट एनर्जी होगी वो हमेशा इनपुट एनर्जी से कम ही होगा, यानी कि जो दक्षता होगी वो 100% से सदैव कम ही होगी। या ऐसे कहें कि वास्तविक मशीन की दक्षता अर्थात नीटा सदैव 1 से कम होती है। परसेंट में बोलेंगे तो 100% से कम होती है, या परसेंट में नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि वास्तविक मशीन की दक्षता यानी इफिशिएंसी सदैव 1 से कम होती है। अर्थात आउटपुट एनर्जी का मान इनपुट एनर्जी से कम होता है। अब आउटपुट एनर्जी निकालना हो तो मान लीजिए हम इनपुट एनर्जी कुछ दिए, उसी में से जो हानि हो रही है घर्षण के कारण उसको घटा दें तो क्या कहलाएगा हमारा आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस इन फ्रिक्शन, यानी घर्षण के कारण जो हानियाँ हुई उसी को हम इनपुट एनर्जी में से घटा दें तो जो एनर्जी बचती है उसी को क्या बोलते हैं हम, आउटपुट एनर्जी। अगला हेडिंग, घर्षण में नष्ट प्रयास, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, यानी घर्षण में कितना प्रयास नष्ट हो रहा है। आइडियल मशीन में हम लोग क्या मानते हैं, यानी आदर्श मशीन में, कि घर्षण कुछ भी नहीं लग रहा। अर्थात उस केस में अगर जो डब्लू भार को उठाना हो तो जो प्रयास लगाना पड़ेगा वो कम होगा, जबकि अगर वास्तविक मशीन होगी तो उसमें घर्षण के कारण कुछ हानियाँ जरूर होंगी। यानी कि इस परिस्थिति में, वास्तविक परिस्थिति में क्या होगा कि इसी डब्लू भार को उठाने के लिए हमको प्रयास अधिक लगाना पड़ेगा। तो यानी कि घर्षण में कितना प्रयास नष्ट हुआ। मान लीजिए कि डब्लू भार को उठाने के लिए आइडियल मशीन है, उसमें 10 न्यूटन का प्रयास हमको लगाना पड़ रहा है,
जबकि वास्तविक मशीन में इसी W भार को उठाने के लिए मान लीजिए 12 न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ रहा है। तो कितना अधिक हुआ? 2 न्यूटन हमको अधिक लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मशीन में फ्रिक्शन के कारण कुछ हानियां हो जाती, तो यही 2 न्यूटन कहाँ जाता है? फ्रिक्शन के कारण जो हानि होती। यानी कि अगर जो घर्षण में नष्ट प्रयास हमको निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रयास यानी कि जो वास्तविक मशीन में प्रयास लगाया जा रहा है माइनस कर दें आइडियल प्रयास, यानी कि 12 न्यूटन में से 10 न्यूटन को घटा दें, तो जो आता है वो क्या होता है? घर्षण में नष्ट प्रयास, यानी 12 - 10 बराबर 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन क्या होगा? घर्षण में नष्ट प्रयास। यानी कि इसी घर्षण में नष्ट प्रयास को हम फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास इक्वल टू क्या हो जाएगा? घर्षण में नष्ट प्रयास। वास्तविक प्रयास का मतलब कि वास्तविक मशीन में जो प्रयास हम लगा रहे हैं उसी W भार को उठाने के लिए माइनस कर दें उसी W भार को उठाने के लिए जो आइडियल मशीन में हम प्रयास लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? आदर्श प्रयास। दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? घर्षण में नष्ट प्रयास कहलाएगा। अब आइडियल मशीन में हम लोग क्या जानते हैं? जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है? 100%, या इसी को हम 1 बोले, यानी कि इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज बटे में वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 1। या मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लोग क्या जानते हैं? भार बटे प्रयास, यानी W/P बटे में वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1। अब यहाँ से W/P को निकालना हो तो इस वेलोसिटी रेशियो का 3 गुणा करा दें, यानी W/P बराबर क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो, अर्थात W/P क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि आदर्श मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो के। अब यहाँ से अगर जो हमको P का मान निकालना हो अर्थात एफर्ट यानी प्रयास को निकालना हो तो इसको हम 3 गुणा करा के इधर भेज दें और वेलोसिटी रेशियो को इधर भेज दें। तो प्रयास P बराबर क्या लिख सकते हैं? W/वेलोसिटी रेशियो। ये किसका प्रयास है? आदर्श प्रयास है, आदर्श मशीन में। क्यों? क्योंकि हम इफिशियंसी 100% माने हैं। तो अब घर्षण में नष्ट प्रयास निकालना हो तो वास्तविक प्रयास में से इसी आदर्श प्रयास को हम घटा दें, यानी वास्तविक प्रयास यानी कैपिटल P अगर जो है माइनस कर दें आदर्श प्रयास जो आया है W बटे में वेलोसिटी रेशियो, घटा देंगे क्या निकल जाएगा? घर्षण में नष्ट प्रयास निकल जाएगा। मशीन का नियम क्या कहता है? मशीन का नियम जैसे अभी हम देखें कि किसी भी भार W को उठाने के लिए प्रयास P लगाना पड़ा, यानी कि इस W का मान बदलेगा तो प्रयास P का भी मान बदलेगा। तो जैसे W का मान बदलता जाता है वैसे वैसे P का भी मान बदलता जाता है। अब इसी W और P के मानों को हम ग्राफ से खींचे। मान लीजिए कि एक आदर्श मशीन है जिसमें हम W भार को बदलते जा रहे हैं तो प्रयास P का मान भी बदलता जा रहा है। आदर्श मशीन में क्या होता है? घर्षण के कारण हानियां नहीं होती, अर्थात उसमें कोई भी फ्रिक्शन कार्य नहीं करता है, ऐसा हम लोग एजम्पशन मानते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम W1 भार को उठाए, यहाँ पर मान लीजिए W1 है और उसके लिए हमको मान लीजिए प्रयास P1 लगाना पड़ा। तो हम यहाँ पर आदर्श मशीन में एक ग्राफ खींचते हैं प्रयास और भार यानी बोझ के बीच में, जहाँ पर बोझ को हम क्या लिखते हैं? x एक्सिस पर और प्रयास यानी P को लिखते हैं y एक्सिस पर। तो यहाँ पर अगर जो हमको निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? W, P। क्यों? क्योंकि पहले x एक्सिस को लिखा जाता है फिर y एक्सिस को। अब यदि हमको W1 भार उठाने के लिए P1 प्रयास लगाना पड़ रहा हो तो इसका निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पर है। इसी प्रकार W2 यानी कि यहाँ पर W2 भार उठाने के लिए मान लीजिए प्रयास P2 लगाना पड़ रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए W3 भार उठाने के लिए प्रयास P3 लगाना पड़ा। तो इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते जाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी सरल रेखा का समीकरण ही क्या कहलाता है? मशीन का नियम। या यूँ कहें कि भार W और प्रयास P के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम मशीन का नियम कहते हैं। अब
यदि वास्तविक मशीन की बात करें तो वास्तविक मशीन में क्या होगा, कुछ घर्षण के कारण हानि होगी। शुरुआत में जब हम भार W लटकाए हुए हैं, अब प्रयास P लगाना शुरू करेंगे तो पहले जितना हम प्रयास मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ाए कि 0 न्यूटन से हम 1 न्यूटन किए, तो 1 न्यूटन लगाने से जरूरी नहीं है कि वो भार W उठ ही जाए। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण भी काम कर रहा होगा, कुछ भाग इस प्रयास P का घर्षण में नष्ट हो जाए। तो पहले उतना इनिशियल प्रयास हमको लगाना पड़ेगा, फिर भार उठना शुरू होगा। अब मान लीजिए प्रयास हम P बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भार उठना नहीं शुरू हुआ, बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि अब उससे जैसे ही हम प्रयास और बढ़ाएंगे, अब भार उठना हमारा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी W और P के बीच रिलेशन खींचे, W और P। तो यहाँ पर क्या, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंडीय C होता है। अब यदि अंतःखंड C है, मान लीजिए इस रेखा की प्रवणता कितना है, m है, तो उस सरल रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं, y बराबर क्या होता है, mx प्लस c, जहाँ c क्या होता है, y अक्ष पर अंतःखंड, m रेखा की प्रवणता, x अक्ष और ये y। अब यहाँ पर क्या, y अक्ष पर हम लोग p माने हैं, तो जहाँ y है वहीं पर हम क्या लिख देंगे, p इक्वल टू m प्रवणता हो जाएगी रेखा की, x अक्ष पे हम w माने हैं प्लस c, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, mw प्लस c। ये क्या होगा, इस रेखा का समीकरण, रेखा AL का समीकरण हो जाए। इसी समीकरण को क्या बोलेंगे, मशीन का नियम। अब यदि इस रेखा का समीकरण लिखना हो तो यहाँ पर हमारे पास C नहीं है, अंतःखंड नहीं है, यानी ये मूल बिंदु से ही होकर जा रही है। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, इस रेखा की प्रवणता यानी m और W, जहाँ इसके लिए m क्या है, m बराबर क्या होता है, जो कोण बना रही हो वो रेखा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, उसी का हम टेंजेंट ले रहे हैं, यानी tan बीटा। और इस रेखा के लिए प्रवणता क्या होगी, m इक्वल टू tan अल्फा। यहाँ पर दर्शाया गया है, ये है हमारा आइडियल मशीन के लिए और ये है हमारा एक्चुअल मशीन के लिए। अब हमको घर्षण में नष्ट प्रयास को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें ध्यान से देखें। मान लीजिए हमको W भार, यानी कि W भार ये यहाँ पर है, यहाँ पर W भार को हमको उठाना है, तो उसके लिए आइडियल मशीन में कितना प्रयास लगाना पड़ रहा हो, इतना, ये इतना, यानी कि ये प्रयास कितना है, N/m। आइडियल मशीन में W भार को उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ा, यही तो, y अक्ष पे क्योंकि प्रयास है, तो ये इतनी दूरी क्या है, आइडियल मशीन में हमको प्रयास लगाना पड़ रहा है उसी W भार को उठाने के। अब वास्तविक मशीन वाले ग्राफ को देखें, वास्तविक मशीन का ग्राफ ये है, इसी में उसी W भार को उठाने के लिए हमको कितना प्रयास लगाना पड़ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना प्रयास लगाना पड़ रहा है इसी W भार को उठाने के लिए। तो ये प्रयास कितना है, N और L, कितना अधिक हुआ, इतना भाग अधिक हो गया, वास्तविक मशीन में इतना भाग अधिक है, जबकि आइडियल मशीन में इतना ही प्रयास लग रहा है। कितना प्रयास अधिक हो, इतना। तो ये प्रयास कहाँ गया, घर्षण के कारण जो नष्ट प्रयास, यानी कि घर्षण के कारण नष्ट प्रयास कितना हो जाएगा, ML। यही तो, कि पूरे में से जो वास्तविक प्रयास है उसी में से हम आदर्श प्रयास को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, घर्षण में नष्ट प्रयास, जिसको हम ML भी बोल सकते हैं। या यूं कहें कि हम आदर्श मशीन का जो कर्व है, जो ग्राफ है, और वास्तविक मशीन का जो ग्राफ है, अब किसी भार के लिए हमको घर्षण में नष्ट प्रयास निकालना हो तो उस बिंदु से ये दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी y अक्ष के समांतर होनी चाहिए। इसी y अक्ष के समांतर लाइन खींच लें तो ये इस लाइन की जो लंबाई होगी वही क्या कहलाएगा, घर्षण में नष्ट प्रयास। आइडियल ग्राफ और ये वास्तविक ग्राफ के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलेंगे, घर्षण में नष्ट प्रयास। वो रेखा हमारी
वाई अक्ष के समांतर ही खींची जानी चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है, किसी भार उठाने वाली मशीन में उसके द्वारा उठाए गए भार तथा इसके लिए मशीन पर लगाए गए प्रयास के बीच संबंध को मशीन का नियम कहते हैं। यानी कि उठाए गए भार W, लगाए गए प्रयास P के बीच का जो संबंध है उसी को क्या बोलते हैं? मशीन का नियम। और ये संबंध निकल करके क्या आया हमारा? P बराबर mW प्लस C। इसी को हम क्या बोलते हैं? मशीन का नियम, जहाँ m और C घर्षण के लिए स्थिरांक है। जैसा कि यहाँ लिखे हुए हैं, घर्षण में नष्ट प्रयास क्या होता है? वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास। वास्तविक प्रयास क्या था? NL माइनस NM आदर्श प्रयास। इस प्रकार किसी भार के लिए घर्षण में नष्ट प्रयास दोनों रेखाओं AL और OM के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब y अक्ष के समांतर द्वारा प्रदर्शित होता है। अधिकतम यांत्रिक लाभ एवं अधिकतम यांत्रिक दक्षता। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर फार्मूला क्या होता है? उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लिख सकते हैं W/P। अभी हम लोग मशीन के नियम से देखें कि P बराबर होता है mW प्लस C। तो यहाँ पर P के स्थान पे हम लिख सकते हैं mW प्लस C। तो यहाँ लिख दिए हम mW प्लस C। W यहाँ नीचे हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर W है, m बचेगा केवल। यहाँ पर W नहीं है तो क्या हो जाएगा? C बटे में W। ये W और ये W कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या? 1/m प्लस C/W। अब हमको मैकेनिकल एडवांटेज को यदि अधिकतम करना है तो उसके लिए जो हर की वैल्यू होगी वो हमें कम करना पड़ेगा। यानी यदि W का मान अधिकतम हो, यानी जैसे जैसे W का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे C/W का मान कम होता जाएगा। यानी कम होता जाएगा अर्थात इस हर का मान कम होता जाएगा, तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा। और यदि हमें अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए तो उसके लिए अधिकतम भार जितना होगा, जितना अधिकतम भार की स्थिति में C/W का मान बहुत कम हो जाएगा, अर्थात लगभग शून्य हो सकता है, शून्य के लगभग हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? उस परिस्थिति में मैकेनिकल एडवांटेज अधिकतम होगा जब W का मान बहुत अधिक होगा। तो क्या होगा? C/W का मान शून्य हो जाता है, लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर की वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है। हर की वैल्यू जब अधिक हो जाए भाग देंगे तो बहुत कम आएगा, लगभग 0 के करीब। तो इस C/W का मान हम लगभग शून्य मान सकते हैं। अब इस परिस्थिति में मैकेनिकल एडवांटेज का मान अधिकतम हो जाता है, अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज का अधिकतम मान कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/m। क्यों? क्योंकि C/W को हम क्या लिख देंगे? 0। तो क्या बचेगा? 1/m केवल बचेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम इक्वल टू लिख सकते हैं 1/m। अब इफिशिएंसी हमको अधिकतम निकालना है, तो इफिशिएंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, या इसी को लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इंटू में 1/वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर ऊपर निकाले हुए हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/m प्लस C/W इंटू में वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो किसी मशीन के लिए स्थिर रहता है, वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। यानी कि इफिशिएंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है मैकेनिकल एडवांटेज के। क्यों? क्योंकि इफिशिएंसी अधिकतम कब होगी? जब मैकेनिकल एडवांटेज अधिकतम होगा, चूँकि वेलोसिटी रेशियो किसी मशीन के लिए स्थिर है। इसीलिए जो इफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैकेनिकल एडवांटेज के। यानी अगर हमको इफिशिएंसी को अधिकतम करना है तो उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज भी अधिकतम होना चाहिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज अधिकतम हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है? 1/m। यानी इफिशिएंसी मैक्सिमम बराबर क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम अपान में वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम निकाले हुए 1/m, ये क्या हो जाएगा? इंटू में वेलोसिटी रेशियो। तो यानी इफिशिएंसी मैक्सिमम क्या होगा?
1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो। परिवर्तनीय मशीन, रिवर्सिबल मशीन, ये क्या होती है कि जैसे किसी भार W को उठाने के लिए हम प्रयास P लगा रहे थे, अब क्या करें, हम प्रयास P को हटा लें तो भार W के कारण वो मशीन हमारा रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगे और कुछ कार्य कर सके, कुछ कार्य करने में समर्थ हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तनीय यानी रिवर्सिबल मशीन। जैसे एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए हम पुली के सहारे एक W भार को उठा रहे थे, इधर P प्रयास लगा करके और इधर W भार को उठा रहे थे। अब इसको खींचते गए और ये ऊपर भार उठता गया। एक समय आया इस हम प्रयास P को हटा लिए, यानी प्रयास P शून्य हो गया। अब इसको हम हटा लिए यानी प्रयास P नहीं लग रहा है, यानी बिना प्रयास लगाए। अब क्या होगा, ये W भार के कारण ये पुली हमारी उल्टी दिशा में घूमने लगेगी, उल्टी दिशा में। तो उल्टी दिशा में घूमने लगेगी तो ये W कितना हो जाएगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इस W के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, यानी कि यदि कोई मशीन उल्टी दिशा में घूम करके, यानी जब प्रयास हम हटा लें, उस प्रयास हटाने के बाद उल्टी दिशा में घूम करके वो मशीन उस W भार के कारण कुछ कार्य कर जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, परिवर्तनीय यानी रिवर्सिबल मशीन। यदि एक भार उठाने वाली मशीन बिना प्रयास P लगाए, या यूं कहें कि प्रयास हटाने पर केवल भार W के कारण विपरीत दिशा में चलकर कुछ कार्य कर सकने में समर्थ होती है, तो उसे परिवर्तनीय मशीन कहते हैं। इसकी दक्षता 50% से अधिक होती है। कैसे अधिक होती है, अभी देखते हैं आगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जरूरी है परिवर्तनीय मशीन में कि मान लीजिए पुली यहाँ पर था और ये हम W भार उठा रहे थे और इधर जो P के सहारे W भार उठाया जा रहा। अब इधर से जो हम एनर्जी लगाएंगे प्रयास P के सहारे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट एनर्जी। और W भार जो ऊपर उठ रहा है उस, यानी कि जो हमको एनर्जी प्राप्त होगी इस मशीन के सहारे, यानी W इंटू एक्स, वो क्या होगी, आउटपुट एनर्जी। अब कुछ इसमें घर्षण के कारण नष्ट हो जाएगा, इसलिए आउटपुट एनर्जी हमेशा इनपुट एनर्जी से कम ही होगा। अब इनपुट एनर्जी से आउटपुट एनर्जी कम है, तो इतना भी नहीं कम होना चाहिए आउटपुट एनर्जी का मान कि इस फ्रिक्शन के एनर्जी जो फ्रिक्शन में लॉस हो रही है उससे भी कम हो जाए। फ्रिक्शन में जो एनर्जी लॉस हो रही है उससे कम आउटपुट एनर्जी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जब प्रयास हम P को हटा भी लेंगे तो ये भार यानी कि इस आउटपुट एनर्जी से चूंकि फ्रिक्शन की एनर्जी अधिक है, तो अब ये उल्टी दिशा में घिरनी यानी पुली नहीं घूम पाएगी, अर्थात ये विपरीत दिशा में कार्य नहीं कर पाएगा। यानी रिवर्सिबल मशीन के लिए आवश्यक है कि आउटपुट एनर्जी का मान सदैव फ्रिक्शन एनर्जी से कम होना चाहिए, अर्थात फ्रिक्शन में जो नष्ट हो रही एनर्जी फ्रिक्शन में जो एनर्जी नष्ट हो रही है उससे अधिक होना चाहिए। आउटपुट एनर्जी का मान सदैव फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उससे अधिक होना चाहिए। अब लोड लिफ्टिंग मशीन में मान लें एक जो भार उठाने वाली मशीन है, उसे मान लें कि भार W द्वारा चली गई दूरी x है और प्रयास P द्वारा चली गई दूरी y है। तो इनपुट एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्रयास P गुणे प्रयास P द्वारा चली गई दूरी। आउटपुट एनर्जी भार गुणे भार द्वारा चली गई दूरी, यह हो जाएगी आउटपुट एनर्जी। तो फ्रिक्शन में लास्ट एनर्जी कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन में एनर्जी कितनी लास्ट हुई, इनपुट एनर्जी माइनस आउटपुट एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण जो एनर्जी लॉस हुई। तो कितना है, P इंटू वाई माइनस W इंटू एक्स। P इंटू वाई क्या है, इनपुट एनर्जी, W इंटू एक्स है आउटपुट एनर्जी। अब परिवर्तनीय मशीन में क्या जरूरी है, जो मशीन का निर्गत कार्य अर्थात आउटपुट वर्क है मशीन में हुई घर्षण हानि से अधिक होना चाहिए, तभी वो रिवर्स डायरेक्शन में घूम करके कुछ कार्य करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। अर्थात आउटपुट एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रिक्शन लॉस्ट इन मशीन, यानी कि घर्षण के कारण जो मशीन में हानि हो रही है उससे सदैव
आउटपुट एनर्जी अधिक ही होना चाहिए। आउटपुट एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, W/X होता है, और घर्षण के कारण जो नष्ट हो रही एनर्जी वो भी निकाल चुके हैं, P/Y माइनस W/X। इस W/X को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा W/X प्लस W/X, यानी कि 2W/X लिख सकते। इधर क्या बचेगा P/Y। अब P/Y को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, यानी कि 2W/X अपान P/Y ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं, W/X बटे P/Y इज ग्रेटर देन 1/2, चूँकि इधर 2 गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ से या W/P को एक साथ लिख दें, अब ये x को नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा, Y/X ग्रेटर देन 1/2। W/P क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, Y/X क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। y क्या है, प्रयास P द्वारा चली गई दूरी, x क्या है, भार W द्वारा चली गई दूरी, और उन्हीं दोनों का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, यानी मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1/2। या यूँ कहें, चूँकि ये क्या है, इफिशिएंसी का फार्मूला है, तो यानी नीटा ग्रेटर देन 1/2, यानी आधा से अधिक। आधा मतलब यदि इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो 1/2 गुणे में क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा ये 50%। वही ऊपर लिखा गया था कि इफिशिएंसी का मान रिवर्सिबल मशीन के लिए सदैव 50% से अधिक होना चाहिए। 50% से ऑलवेज अधिक होता, अर्थात यदि किसी मशीन की दक्षता 50% से अधिक है तो वह मशीन परिवर्तनीय कहलाती है, यानी वो मशीन रिवर्सिबल मशीन कहलाएगी। अब इसी का जस्ट उल्टा है सेल्फ लॉकिंग मशीन या स्वतः लॉकिंग मशीन, इसी को हम इरिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय मशीन भी कहते हैं। ये क्या है, उसी का जस्ट उल्टा है, यानी कि यदि हम प्रयास P को हटा लें या बिना प्रयास लगाए जो मशीन है वो विपरीत दिशा में घूमकर कोई भी कार्य ना करे या कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो, तो ऐसी मशीन को क्या बोलेंगे, अपरिवर्तनीय मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन। इसकी एफिशिएंसी सदैव 50% या उससे कम होती है, या यूँ कहें कि एफिशिएंसी का मान सदैव 1/2 से कम या बराबर होना चाहिए। यानी कि यदि किसी मशीन की दक्षता यदि 50% या 50% से कम है तो वह मशीन क्या कहलाएगी, अपरिवर्तनीय मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन कहलाएगी। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।